नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। तो एकदम लग जाइए। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पेट का पीईटी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया 20 अगस्त। जितना हो सके उतना करिए, घबराने से काम नहीं चलेगा। हाँ, काम करने से काम होगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर करिए फटाफट। मौर्य वंश में सम्राट अशोक है। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? मेगास्थनीज के बारे में पूछ रहा है कि जिन्होंने इंडिका लिखी है वह किस देश के थे, बताइए। तो ये देखिए, लोअर का पेपर है ये, और 2019 का देखिए थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो मेगास्थनीज जो है ग्रीस के थे, ग्रीस के। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। ऐसा मत देखिए कि क्या बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत सारगर्भित है, जो आपको बहुत आगे काम आएगा। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस, अर्थात इसको यूनान कहते थे, इसको पहले यूनान कहते थे, का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और अपने भारत के अनुभव के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? पहले तो पूछ ही लेता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हो जाएंगे इसके। अब यहाँ से पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस जो है किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में लिखी गई है। आप लोग भी अपना आंसर फटाफट देख लिया करिए, बहुत समय नहीं दिया जाए, क्योंकि समय गंवाने भर समय है नहीं। 35-40 दिन का समय है, इसमें से 5-6 दिन निकाल दीजिए। आप रोज पढ़ नहीं पाएंगे उस फ्लुएंसी से। विशाख द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना चौथी सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। ये भी पूछ लेगा। हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका हिंदी में अनुवाद किए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो इंडिका में जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कलिंग विजय बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है इतिहास की। तो इसमें जो था 13वां शिलालेख जो है सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 18 का प्रश्न है ये। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। विजय के बाद कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र
की राजधानी क्या थी? तोसाली। एक बार प्रश्न पूछा था लेखपाल में कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो उसमें तोसाली थी ऑप्शन था। और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़। जो कलिंग को जीता उसने, तो कलिंग को उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित कर दिया। इसकी राजधानी थी तोसाली और इसका था जौगढ़। ये दोस्तों बहुत ही, तो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक। उसके बाद युद्ध की नीति छोड़ दिया उसने, धम्म की नीति पर चल दिया अशोक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर करिए फटाफट। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? देखिए जो मैं अभी आपको कह रहा था राजधानी, देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा है, यही मैं बात आपको पिछले प्रश्न में बता रहा था। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए ये ऑप्शन डी में ये करेक्ट होगा, तोसाली या तोसली। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। उड़ीसा वाला ये क्षेत्र कलिंग के अंतर्गत आता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। अशोक के राज्याधीन नहीं था। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अशोक के राज्य में शामिल नहीं था। तो ये कामरूप जो है, कामरूप अशोक के राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। कश्मीर आता था, गुर्जर आता था, कर्नाटक आता था। अशोक का राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। कामरूप वाला क्षेत्र जो है, हमें लगता है कि इसको असम वाले क्षेत्र को कामरूप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। सीमांत राज्यों अर्थात सीमा के से सटा हुआ था, लेकिन सीमा में नहीं था। देविका और समतट के साथ वर्णित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। अशोक के कौन से अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक के कौन से अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक के लगभग 1-2 को छोड़कर सभी अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ये जिस लिपि की बात कर रहा हूँ वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो बताइए, ये शहबाजगढ़ी का अभिलेख है, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी। और सारनाथ और धौली का अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अशोक के 14 बृहत शिलालेख विभिन्न राजाज्ञा या शासनादेश हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य अभिलेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी आरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। तो शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि मिलती है। इसको देख लीजिए। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा
अभिलेख जो है ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। बाकी का जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, ब्राह्मी लिपि। चलिए आगे चलते हैं, देखते रहिए फटाफट। मान ली कि वीडियो को रिवाइंड करके पास करके सब आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सारी व्यवस्था है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है बताइए। तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख जो है 13वां शिलालेख है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इससे पहले अशोक जो है युद्ध की नीति अपनाते थे। लेकिन जो कलिंग विजय हुआ उसमें इतना कलिंग युद्ध हुआ उसमें इतना खून खराबा हुआ कि अशोक का दिल दहल गया और उसके बाद उसने शपथ लिया कि अब हम युद्ध की नीति नहीं अपनाएंगे, धम्म अर्थात प्रेम भाषा और धर्म की नीति अपनाएंगे। तो ये 13वां शिलालेख जो है ये सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। कला भाई, किसी का चित्रकारी फेमस है, किसी का माने भवन निर्माण फेमस है, किसी का कुछ फेमस है। तो अशोक निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। सर्वोत्तम प्रतिमान बताइए। तो ये स्तंभ ही है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। स्तूप तो गौतम बुद्धा में था, चैत्य बारादरी ये सब अलग अलग चीज़ है। तो अशोक की जो है 14 शिलालेखों की स्थापना किया था। जिसमें 13वां जो है महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग देखे हैं शहबाजगढ़ी और मनस्यारा खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्म स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ स्थित सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है। सारनाथ का आप जानते हैं कि जो इंडियन एम्ब्लेम है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक का शिलालेख से जो शेर बने होते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं, वही है। तो ये अशोक के द्वारा ही स्थापित किया गया है। अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, बताइए। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ एक स्तंभ पर था। सारनाथ में आप जानते हैं वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए मंडी परिषद का जो पेपर हुआ था 2018 का, उसमें सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। ये याद रख लीजिए, 4 शेर हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य
भाग में रखा गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी, किस पर निर्भर थी बताइए। तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये देखिए यूपी SSSC द्वारा होम्योपैथी परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसका एक क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलेंगे। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। भाग कहा जाता था, यह उत्पादन का 1/6 भाग था। तो खेती में से आपका जितना अनाज उत्पन्न होता था उसका 1/6 भाग जो है आपको मौर्य काल में कर के रूप में देना होता था, भूमि कर। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो ये अशोक को दिया गया था, महान अशोक को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देवा नाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए मौर्य वंश खत्म हो गया। अब हम लोग गुप्त वंश से जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे। तो बताइए फटाफट आंसर करिए। युवा कल्याण 2018 का पेपर है। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। खगोलविद वराह मिहिर और कालिदास, कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, इनको कह रहा है, वराह मिहिर को और कालिदास को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और नवरत्नों में से ये दो लोग थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराह मिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, छपड़क, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 लोग जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था उनके दरबार में रहते थे। तो इनको भी देख लीजिएगा। अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, छपड़क, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है। बहुत चर्चित पुस्तक है, आप जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक महान कवि कालिदास जी हैं। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर,
वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं, आप इसको याद रखेंगे, हो सके आपसे आगे इसमें से पूछ लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला कौन सी थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, बताइए। महिला शासक, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री व वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार चाणक्य थे, उनको जो है कई नामों से जाना जाता है, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा तो इसमें से एक है जिसको तो चाणक्य को चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, 3 नामों से। समुद्रगुप्त नहीं था। ये चाणक्य या कौटिल्य का नाम समुद्रगुप्त नहीं था, यही पूछा जा रहा है आपसे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त, देख रहे हैं, कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य, गोत्र नाम कौटिल्य था। देख रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य, गोत्र नाम कौटिल्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये हर्षवर्धन आ गए। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, बताइए दोस्तों। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था, थानेश्वर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। तो अलग अलग लोगों के शासनकाल में अलग अलग लोग आए हैं, देखिए। तो वही जो है हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? अलग प्रकार का प्रश्न है। बताइए। तो 5 इंडीज थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 स्थान जो है हर्षवर्धन के राज्य के अंतर्गत आते थे। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें
सम्मिलित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। तो हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक जो है महान कवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अभी राजपूत काल आ गया। इसका आंसर करिए फटाफट। राजपूत काल का कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो संगम साहित्य जो है ये बहुत चर्चा में रहता है। संगम वन, संगम साहित्य। तो तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। चकबंदी लेखपाल। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है, ये भी याद रख लीजिएगा। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो है विजयनगर राज्य की राजधानी थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? 16 मील लंबी सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? याद रखिए, सभी फैक्ट तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो आए हों उसको तो याद रखिए और उसके आसपास से याद रखिए। हो सके क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो चोल झील का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। तो राजेंद्र प्रथम याद रखिए, ये झील बहुत चर्चित है, पूछी जाती है बार बार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था?
चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, बताइए। देख रहे हैं ना, ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अभी परीक्षा ही कहाँ हुई है। तो जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली छादनम, पल्ली छांदम, पल्ली छांदम, ये जो देखिए ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, कहा जाता था पल्ली छांदम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलांग गाई, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलान वगाई, वेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो गैर ब्राह्मणों को, तो देखिए जैन सभाओं को पल्लीन छांदम और गैर ब्राह्मणों को वेल्लन वगाई, स्कूलों को साला भोग और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। एंशिएंट और मध्यकालीन में, प्राचीन और मध्यकालीन में फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे ऐसे। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था, बताइए। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक जो था गोपाल था, गोपाल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो आज जो है असम और बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसको पाल साम्राज्य के अंतर्गत आता था वो। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पूर्वी भारत से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल और बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये खूब पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये धर्म का काम करने वाले धर्मपाल थे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्म का काम करने वाले धर्मपाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो ये था तोमर वंश का शासक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के आरंभ से 1165 ईस्वी तक था। 12वीं शताब्दी के आरंभ से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये प्राचीन इतिहास अब विविध आ गया। इसमें 3 प्रश्न आए हैं और इसके बाद प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर कहाँ स्थित था यह आपको बताना है। तो तक्षशिला जो है झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित था।
ऑप्शन ए सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम के बीच अवस्थित था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षणिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का संबंध तक्षशिला से ही था। आम्भी का संबंध तक्षशिला से ही था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्र कहाँ मिलती है? नवपाषाण काल गुफा चित्र कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है भीमबेटका, अपने गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्र भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करिए। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। अगर आप यही जानेंगे कि पुष्यमित्र किस वंश की स्थापना किया था तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए, यज्ञ कराए। उन्होंने बैक्ट्रिया राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश। तो शुंग वंश कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। तो ये है, यहाँ पर अब प्राचीन भारत खत्म होता है जो प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत, तो वो अगली वीडियो में देखेंगे, दूसरे वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए लगे रहिए। धन्यवाद।